सुप्रभात बच्चों। हम कक्षा 7 में अध्याय 15 का अध्ययन कर रहे थे। नीलकंठ। महादेवी वर्मा ने किस तरह से उनको पक्षियों के बच्चों को पाला था, जिसमें मोर और मोरनी थे। वो किस तरह से बच्चे से बड़े होते हैं, वो हम आज उसके बारे में पढ़ रहे हैं। मोरनी है, उसका नाम राधा होता है। मोर है, वो एक खरगोश को बचाने के लिए सांप पर हमला करता है। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी। राधा मोरनी का नाम है, वो मोर के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था, मतलब आश्चर्यचकित हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, विस्तर मतलब सांप को भी टुकड़े टुकड़े कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, मतलब फलों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष, जो पेड़ों के पत्ते और फूल लगे हुए होते थे, वो अच्छे लगते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे तो अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था। तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता, मतलब वो उनको खाने के लिए बेचैन हो उठता था। जो पौधे के ऊपर, पेड़ों के ऊपर जो फूल वगैरह लगते हैं ना अशोक के पेड़ पे, तो वो उनको खाने के लिए लालायित हो उठता था। तो लेखिका है, वो कहती हैं कि उसको बाहर छोड़ दिया जाता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा की ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले भी ये हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंद के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मतलब वर्षा ऋतु में उनकी केका उनकी चोंच है, वो मंद केका गूंज गूंज की गूंजने के लिए तीव्र लालायित हो उठती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर झुकाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पीकर पंखों का गीलापन दूर करते रहते थे। इस आनंद उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को भी अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मुंह से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्र हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की बासन में फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी ये अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ।
सारांश ये कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली शीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया था कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। मतलब एक मोरनी और मिली है उनको, उसका मरहम पट्टी करके इलाज करवाया गया है और उसका नाम रखा गया है कुब्जा। स्वभाव से ही वो कुब्जा ही जैसी ही हो गई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलंगी नोच डाली थी, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। मतलब कुब्जा ने राधा के अंडे भी फोड़ दिए थी। वह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा से दूरी से बेचारे नीलकंठ को प्रसन्नता का अंत हो आया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मतलब है जो नीलकंठ है, मोर है, वो डर के मारे इधर उधर भागता रहता और छिपता रहता था। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सबसे मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चे को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरी पुकारने पर भी उसने न उठने पर संदेह हुआ। मतलब एक दिन वो बैठा था, लेखिका ने पुकारा भी, फिर भी वह खड़ा नहीं हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो आज तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तब्ध जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा घाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चय सी कई दिनों तक कोने में बैठी रही, पर कई बार भागकर लौट आया था। मतलब जो मोरनी थी वह बहुत उदास रहने लगी। नीलकंठ है वो मोर है वो मर गया था। लेखिका ने उसको गंगा में बहा दिया था, मतलब संगम में वहाँ पानी में छोड़ दिया था। अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। मोरनी है वो उसका इंतजार करती रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी थी कि कजली, मतलब अब ये अल्सीनियन कुत्ती थी उनके, जो सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। मतलब उसकी आदत थी कुब्जा की सबसे लड़ाई करने की। उसने एक बार कजली, जो एक कुत्ता भी पाला हुआ था, उसको भी चोंच से प्रहार कर दिया। कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इस 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश में घनचान हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। मतलब जब बारिश का मौसम होता है, सब पक्षी बोलते हैं, मोर नाचता है, तब वह राधा है वो मोर नीलकंठ को बुलाने की आवाज़ में गाना गाती है, उसको बुलाती रहती है। तो ये पाठ था मोर के बारे में। लेखिका को पक्षियों से किस तरह से लगाव था, तो इसके बारे में है।
इसको आप वापस पढ़ना और याद करना। धन्यवाद।